हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं शिवम आपका अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एक दिन की भांति आज भी हम आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स और तरीकों से डिस्कस करेंगे ताकि सीधे आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, और यदि आपके एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न आ जाएं तो आप जल्दी से आसानी से उस प्रश्न को बना पाएँ। ठीक है, तो हम बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए आज 19 मार्च के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स में सबसे पहले देखिए हम लोग आज का एजेंडा देखेंगे। इसका मतलब कि आज क्या क्या बातें हम लोग अंदर करने वाले हैं। ओके, तो आज का एजेंडा में महत्वपूर्ण इंटरनेशनल न्यूज़ है, साथ ही साथ नेशनल न्यूज़ भी है, आपको ऑबिचुअरी भी मिलेगा, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेगा। खासकर 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका भी संकलन यहाँ दिया हुआ है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू संसद, मतलब कि हमारे संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो मिला जुला कर ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए भी देख सकते हैं। ओके, या फिर आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, एज यू लाइक, जैसे देखना है, लेकिन देखिए काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की सुर्खियाँ एक बार देख लेते हैं। किस देश की प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम को फिर से लागू करने के लिए एक कानून पारित किया है? अगला न्यूज़ है, किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हमारा अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अगला न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ हमारा, कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में एक शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा करी है? अगला न्यूज़ है, किस मंत्रालय के द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है? अगला न्यूज़ है, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीप लेज में 8 मिनट 20 सेकेंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ओके, हमारा अगला न्यूज़ है, हाल ही में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगला न्यूज़ हमारा है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? ओके, मतलब बायोग्राफी टाइप का है। ओके दोस्तों, तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उसके पहले आपसे मैंने जैसा कि ऊपर वादा किया था कि आपको मैं अंदर संसद के बारे में बताऊंगा कि अपने संसद को आप लोग जानिए। संसद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का यहाँ पर ओवरऑल संग्रह दिया हुआ है जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आगे भी कंपटीशन एग्जाम्स होता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जानिए संसद के बारे में। जैसे ही बात होती होगी आपके पास पार्लियामेंट भवन की फ़ोटो आपके दिमाग में छप जाती होगी, है कि नहीं? एम आई राइट? यस। तो संसद का बारे में सबसे पहले किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये याद रखना है आप लोगों को। तो हमारा जो अनुच्छेद 79 है वो संसद से संबंधित है। ओके, ये हो गई संसद की बात अनुच्छेद 79 के बारे में। अब अनुच्छेद 80 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 80 राज्यसभा से संबंधित है और 81 लोकसभा से संबंधित है। आपको पता होगा जो हमारा गोल गोल संसद है वो 2 भागों में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले संसद आता है, उसके बाद राज्यसभा आता है, उसके बाद लोकसभा आता है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सरला। ओके, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। ठीक है, काफ़ी आसानी से याद कर पाओगे आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। बस आप लोग आराम से देखते चलो। चलिए अब अगले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है, ये तीनों तो एक साथ हो गया, तो प्लीज़ आप लोग इन तीनों को एक साथ ही याद रखोगे। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 100। तो अनुच्छेद 100 जो है इसको 2 भाग में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। 100 मतलब 50-50। ठीक है, तो अनुच्छेद 100 को यदि आप 50-50 करते हैं तो ये आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है कि यदि मान लीजिए संसद में कोई बिल लाया गया, ठीक है, खासकर लोकसभा में बिल लाया गया और वो पास होना है, वोट उस पर पड़ता है। जब कभी ज़्यादा, ऐसे तो बहुमत से पास हो गया तो हो गया, लेकिन जब बहुमत नहीं मिल पा रहा है तब वोट उस पर पड़ता है कि भाई इस पर वोट दीजिए, कितने लोग सहमत है, तो सभी लोग हाथ उठाकर कहते हैं मैं। ओके, तो इस स्थिति में यदि वोट बराबर हो जाए, मान लीजिए कि 200 संसद हैं, सपोज 200 नहीं है, जितने भी हैं उसमें 50-50 हो गया, 100-100 हो गए, तो उस स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको ये अधिकार है कि आप अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, या तो पक्ष में या फिर विपक्ष में। ओके, तो लेकिन मैक्सिमम टाइम पक्ष में ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो पक्ष के ही होते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आर्टिकल 100। अब हम जल्दी से अनुच्छेद 105 को देख लेते हैं। तो 105 जो अनुच्छेद है ये संसद के कुछ अधिकारों, मतलब संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। ओके, तो 105 किससे रिलेटेड है? संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। ठीक है, और ये इसके बाद वाला जो अगला है अनुच्छेद 108, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त अधिवेशन के बारे में है।
ठीक है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो 108। देखिए संसद है वो 2 सदन में बंट जाता है, ठीक है। रुकिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है कि मान लीजिए कि कोई बिल पर दोनों सदन में बहस हो गया, ठीक है, कोई बिल पारित नहीं हो पा रहा है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति के सलाह पर संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। मतलब राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई चलो संयुक्त अधिवेशन बुलाओ और जल्दी से बिल को पारित करो। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये किस आर्टिकल में, ये तो आप लोगों ने जाना 108। इसे याद करने का बहुत ही शानदार तरीका है कि मान लीजिए संसद के जो 2 सदन है वो 2 भाग में बट गए और उनको एक करने के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 108, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी पॉपुलर प्रश्न भी है, ओके, बार बार पूछता ही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे, अनुच्छेद 110। चलिए इसके साथ एक और अनुच्छेद 117 को देखते चलिए, ठीक है। अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 को हम लोग साथ साथ देखेंगे क्योंकि ये दोनों जो है एक जैसा है। 110 में क्या है, धन विधेयक है, ओके। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है, और 117 में क्या है, वित्त विधेयक है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए एक साथ में बता रहा हूँ, 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 112 112, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, छपेगा पेपर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, जो आप लोग बजट बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन सावधान बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट बोल लेते हैं, ओके। अब एक लास्ट हमारा बच गया अनुच्छेद 116। तो अनुच्छेद 116 क्या है, ये है लेखा अनुदान है। क्या है, लेखा अनुदान। ये क्या होता है कि बजट में तो सारी बातें हो जाती है कि क्या क्या हम एक साल में खर्च करेंगे, ओके, लेकिन कुछ और उसमें एडिशनल करना हो तो उसके लिए जो बिल लाया जाता है उसके लिए जो होता है वो अनुच्छेद 116 में लिखा हुआ है और इसी को लेखा अनुदान कहते हैं, ओके। तो आई होप दोस्तों कि आपको संसद से संबंधित सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल समझ आए होंगे। अब हम लोग जल्दी से आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न का रुख कर लेते हैं, किस देश की प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम BAWA को फिर से लागू करने के लिए एक कानून पारित किया है। पहले प्रश्न समझिएगा, फिर से, इसका मतलब कि उस देश में पहले से था, कुछ दिनों के लिए बंद किया गया और उसको फिर से शुरू किया गया है। तो कहाँ, अमेरिका में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट, इसी को शॉर्ट में वावा बोलते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम के लिए फिर से एक कानून पारित किया गया है, कहाँ, अमेरिका में, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला को, जो कि आपकी इस पढ़ाई को काफ़ी मज़ेदार बना देगी, ओके। और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का संकलन होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग या तो फिर आपको PDF मिल जाएगी या फिर आप लोग लिख भी सकते हो, ओके, नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक्स्ट्रा मसाला में पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी है। तो ये आपको कुछ दिन पहले ही बताया गया है कि डेब हॉलैंड जो है गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक बनी है। मतलब कि अमेरिकी मूल, अमेरिका के जो मूल निवासी है जिसे आप लोग रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, तो वो उस मूल की पहली नागरिक बनी है, ठीक है। नाम मैंने बताया आप लोगों को, डेब हॉलैंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न तो इतने बार रिपीट हो चुके हैं कि आपके दिमाग में छप गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है माला अडिगा, ओके। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है। तो ये भी अमेरिका ने ही किया है। और कोविड का नाम आते ही आप लोगों के जेहन में फिर से जो कोविड का स्पाइक फैल रहा है उसके बारे में याद आ जाता होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग अभी भी थोड़ा सा सतर्क रहिए जब तक कि पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया संपन्न ना हो जाए, ओके। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सुरक्षित रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो कोरोना से डरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस जिधर जाना है मास्क लगा कर जाना है, ओके। हमारा एक्स्ट्रा मसाला का अगला मसाला है कि भारत ने 2 MQAV सी गार्जियन ड्रोन किस देश से हासिल किया है। तो ये भी अमेरिका से हासिल किया है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रश्न के उद्देश्य से एक और प्रश्न आपको बताना है कि चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो किस देश से लाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। और यदि आप लोग रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो कुछ दिन पहले ही आपको अमेरिका के बारे में डिटेल से बताया गया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था चिनूक हवा के बारे में। तो जी हाँ, अमेरिका में एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक और उसी के नाम पर हेलीकॉप्टर का नाम भी रखा गया है और वो इंडिया में अमेरिका से आया है, ओके। तो सी गार्जियन ड्रोन और चिनूक हेलीकॉप्टर ये सारे अमेरिका से इंडिया लाए गए हैं।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय मूल के लेखक वेद मेहता का निधन हो गया, वो किस देश के नागरिक थे? तो वो मूल रूप से भारतीय थे लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका के नागरिक थे। ओके, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग रुक कर लेते हैं अगले प्रश्न का, जो कि आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ओवरऑल आप लोग देखिएगा 121 122 मेंबर के आसपास है, लेकिन वो दो पार्ट में विभाजित है। 90 के आसपास जो मेंबर है वो उस पर साइन किए हुए हैं, ठीक है, मतलब ऑफिशियल रूप से मेंबर है, और 78 के आसपास ऐसे कुछ हैं कि वो सिर्फ रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ओके, तो इस टाइप से बटा हुआ है, अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल फिलहाल में इटली जो है इस सौर गठबंधन के रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है। ओके, और एक बात मैं और बता दूं, ये जो जितने भी मेंबर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, और उसमें जितने भी कंट्री है वो पता है किधर के हैं? तो ये जो हमारा मकर रेखा और कर्क रेखा होता है ना, इसके बीच में जितने भी कंट्रीज हैं बस वही लोग इसमें लगभग रूप से शामिल हैं। ओके, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्लान था ये हमारे मोदी जी के दिमाग की उपज है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए ही मोदी जी को नोबेल प्राइज भी मिल जाए। ओके, तो इसके लिए कोई आश्चर्यचकित आप लोगों को करना नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला को, कि इसमें एक्स्ट्रा मसाला क्या क्या दिए गए हैं आपके लिए। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब लॉन्च किया गया था? तो मतलब कि मोदी जी के दिमाग में ये उपज किस वर्ष आया था? तो 2015 में मोदी जी के दिमाग में ये बातें आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन करना चाहिए। और एक बात तो आपको पता होगा कि सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है, इससे किसी को भी थोड़ा सा भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, बस सोलर प्लेट लगा दिए, अपना एनर्जी कन्वर्ट करते रहिए, और जो मन है उसका उस रूप में यूज कीजिए। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, ठीक है। कहाँ? लंदन के एक स्टेडियम में कुछ बातें हुई थी, इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म फ्लोटिंग वाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो अभी आप लोगों ने कल ही न्यूज़ में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? सिंगापुर में। ओके, सिंगापुर के बारे में आपको एक बात कल भी बताई गई होगी, आज भी बताई जा रही है कि सिंगापुर जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला देश है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि IAS के हेड या DG डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो ये भी काफ़ी न्यूज में रहे हैं, और इधर हाल फिलहाल भी अपॉइंट हुए हैं, और इनका नाम आप लोगों को जरूर पता होगा, अजय माथुर। क्या? अजय माथुर। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सोलर मतलब सूरज से संबंधित, और लूनर मतलब चांद से संबंधित। ओके, तो रूस और चाइना अभी दोनों एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम लोग साथ में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करेंगे। ओके, तो ये बातें हो गई। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी कितने देश शामिल हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं 121 के आसपास है, ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछेगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में एक शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जिले में एक शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था, सेकेंड एडिशन। कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही। और पहला एडिशन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, यह भी गुलमर्ग में ही हुआ था। तो इसी कारण गुलमर्ग में ही शीतकालीन खेल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और आपको ये भी पता होगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पर भी जम्मू कश्मीर भी रहा था। चलिए अब इसके कुछ एक्स्ट्रा मसाला को जानते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बातें तो अभी हो चुकी है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही। चिनार दिवस कहाँ मनाया गया? ये भी जम्मू कश्मीर में। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? मार्क कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक में। पहला कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, तो पहला भी पूछ देता है, तो इसलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ये तो आपको पता ही होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा रोहतक में होने वाला है। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुच्छी मशरूम को हाल ही में किस राज्य में GI टैग मिला है? गुच्छी मशरूम को हाल ही में किस राज्य में GI टैग मिला है? तो ये राज्य नहीं है,
ये जम्मू कश्मीर का ही है। ओके, आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग पसंद करने का जो बटन होता है ना, जिसे इंग्लिश में लाइक बटन बोलते हैं, उसे लाइक करके आगे बढ़ते चलिए। ओके, उसे ढूंढिए, उसको दबाइए और फिर आगे चलिए। और हम आपके साथ अब अगले प्रश्न का रुख करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मुगुफली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे और इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि आपको ऊपर में ये सारे चीज़ दिखते होंगे कि वेबसाइट है, तो ये सिर्फ शोभा के लिए नहीं है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कभी कभी इस पर विजिट कीजिए और जाकर देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से संबंधित नोट्स दिए हुए हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, उसका कॉपी पर नोट डाउन करना है और ये काफ़ी सफिशियंट है जी। ओके, खासकर जो हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, उसके सब के बारे में स्पेसिफिक रूप से दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए, हाँ, एक तरफ आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम एंड पीडीएफ, मतलब कि पीडीएफ आपको इधर ही मिलेगा, आप लोग इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आइए अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हमीद बोकयोको का कैंसर से निधन हो गया है? तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे और पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में ज़रूर बताया था आप लोगों को। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हमारा अगला मसाला है कि हाल ही में किस मंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आप लोगों को पता होगा, खाद्य मंत्री जो हमारे थे, जो कि पद पर रहते हुए ही चल बसे, उनका नाम था रामविलास पासवान जी। ठीक है, तो इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। ओके, अब एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2021 में। एसपी बालासुब्रमण्यम जी बहुत बड़े संगीतकार थे, आप लोगों को इनके बहुत सारे गाने याद भी होंगे, जैसे आजा शाम होने आई, इस तरह के गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे इनके। ओके, आप लोग जाकर सर्च करके सुन भी सकते हो। तो चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा सिविलियन ऑर्डर है, मतलब नागरिकों को जो सम्मान दिया जाता है इंडिया में, उसका एक बार ऑर्डर आप लोग जान लीजिए, क्रम जान लीजिए। तो सबसे पहला टॉप पर आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में इस बार 7 लोगों को सम्मानित किया गया, उसके बाद पद्म भूषण, तब पद्मश्री। ओके, तो आप लोग क्रम याद रखिएगा, ठीक है। और एक और पद्म विभूषण वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्ष, कौन? शिंजो आबे जी, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी है आपके लिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस बीच में इस 15 दिन में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। ओके, और अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा किनके पास है? तो स्मृति ईरानी जी के पास है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला को, जो कि आपकी ज़िंदगी को, खासकर इस कम्पिटिटिव ज़िंदगी को थोड़ी सी मज़ेदार बना देगी। तो चलिए, पहला है कि पोषण अभियान कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, रट लीजिए इस बात को। अगला प्रश्न है कि 2020 में पोषण माह कब मनाया गया? तो 2020 के सितंबर महीने में पोषण माह मनाया गया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, कब? आप लोग बताइए। 8 मार्च को। वाह, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी कुछ बताने की बात हुई भाई, मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बता रखा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। ओके, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी में, 1 फरवरी में और 1 मार्च में। ओके, और महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है? स्मृति ईरानी जी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न का रुख करेंगे कि फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीप प्लेज में 8 मिनट 20.20 सेकेंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है और इसमें 3000 मीटर की जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल अविनाश सावले जी जीते हैं, जो कि नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करके जीते हैं। ओके, मतलब काफ़ी कम समय में इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। हाँ, एक बात और, आप लोगों ने कल ही ये न्यूज़ भी पढ़ा था कि अभी हाल फिलहाल में पटियाला में ये जो चल रहा है 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो महिलाओं की ये जो 100 मीटर की दौड़ हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो आप लोगों ने चूंकि कल ही पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दें। ओके, और फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो जी पेले को
ओके, तो रोनाल्डो जी अभी फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिपिन रावत के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया है और पुस्तक का नाम है कि बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, मतलब कि जो 21वीं सदी है इसमें भारत के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही है और भारत उसको कैसे डील कर रहा है, कौन कौन से परिस्थिति में युद्ध के हालात भी उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन भारत उसको इजीली डील कर रहा है। ओके, तो ये है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ओके, बिपिन रावत जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया और बिपिन रावत जी काफ़ी पॉपुलर हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहला भारत के बने हैं। कौन? बिपिन रावत जी। और ये कई बार पेपर में पूछ भी चुका है 2 से 3 बार और आगे भी जरूर पूछेगा। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इससे रट लीजिए। चलिए अब हम एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानेंगे और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार का है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2020 में आए सभी महत्वपूर्ण किताबों और उसके लेखकों की चर्चा करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। चलिए पहला पुस्तक हमारा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है और इसके लेखक कौन है आप लोग बताइए। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके छोड़िए, मैं ही बताता हूँ। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? शशि थरूर। ओके, अगला है वन अरेंज्ड मर्डर, इसके लेखक कौन है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे जो पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में जरूर छपेगा। ओके, तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत जी। द एंड गेम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन बताएगा? चलिए बहुत अच्छा, यदि आप लोगों को पता है और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। द एंड गेम के लेखक है एस हुसैन जैदी। ओके, अगला प्रश्न अ प्रोमिस्ड लैंड, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बराक ओबामा साहब की पुस्तक है। अगला पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या और इसके लेखक कौन है? नीना राय जी है। कौन? नीना राय। ओके, अमेजिंग अयोध्या। चलिए अगला प्रश्न द आइका बॉग, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं J.K. रॉलिंग जी। और J.K. रॉलिंग क्यों फेमस है? आप लोगों ने एक सीरीज देखी होगी, एक सीरियल देखी होगी जिसका नाम क्या है? वो जादू वाली सीरियल थी। आप लोगों ने सही फरमाया, हैरी पॉटर था उस पुस्तक का नाम। ठीक है, तो हैरी पॉटर पुस्तक के भी लेखक आइका बॉग ही थे। सॉरी J.K. रॉलिंग जी ही थे और इस पुस्तक द आइका बॉग के लेखक भी J.K. रॉलिंग जी ही हैं। ओके, चलिए अब अगले पुस्तक को देख लेते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पुस्तक है वुहान डायरी, इसके लेखक जो है फांग फांग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है लिगेसी ऑफ लर्निंग, ये भी पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सविता छाबड़ा जी। ओके, अगला प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज का, कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? तो ये इंदिरा नोई जी का संस्मरण है। ओके, देखिएगा, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, तो सभी का लाइफ इसी तरह से रहता है, काम में, परिवार में और भविष्य के लिए चिंतित रहता है, खासकर महिलाओं का। तो इंदिरा नोई की ये आत्मकथा जैसी है। ओके, चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानते हैं कि चेयरपर्सन कौन है बायोकॉन की। तो बायोकॉन की चेयरपर्सन जो है किरण मजमूदार साव जी हैं। कौन है? किरण मजमूदार साव, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ये है। ओके, ये सारी महिला उद्यमी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन बने हैं? पहली बार महिला बनी है, नाम बताइए। काफ़ी धधकता हुआ प्रश्न है, बताइए आप लोग नाम इनका। पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। अरे कैसे भूल सकते हो आप लोग, नगोजी ओकोंजो इवेला। कौन? नगोजी ओकोंजो इवेला। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? कौन है? जल्दी बताइए। गीता गोपीनाथ जी है। जी हाँ, भारतीय मूल की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो कौन बनी है? मैरिया एस्टेला जी। बहुत पहले की बात है दोस्तों, मैरिया एस्टेला जी किस देश की बनी थी? अर्जेंटीना की। ओके, और प्रधानमंत्री की बात कुछ दिन पहले आपसे की गई थी, एस भंडारनायके जी, जो कि श्रीलंका की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये आपकी अपनी सबकी पसंद, कौन? कमला हैरिस जी। कौन? कमला हैरिस जी। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत कम लोगों ने उसका जवाब कमेंट में दिया था। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसका जवाब दिया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, आपके लिए ही तो मेहनत करते हैं ताकि आप लोग अच्छा कर पाओ एग्जाम में।
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वो प्रश्न क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां आरक्षित की है। तो ये कौन किया है? झारखंड। कौन किया है? झारखंड। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत सही दिया गया और इनका उत्तर सबसे बेहतर था, इसलिए यहाँ कमेंट में लगाया गया है। ओके, यहाँ फोटो में लगाया गया है। तो आप लोग भी यदि इस तरह से बेहतरीन प्रश्न का कमेंट करोगे, उत्तर का कमेंट करोगे, तो आपका भी इधर नाम आ सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, वैसा प्रश्न जिसका जवाब आज आपको देना है और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? कहाँ? कौन टॉप पर रहा है? ओके, तो इस प्रश्न का जवाब आपको इन चारों ऑप्शन में ही चूज करके देना है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से शुरू हो जाइए। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।